हेलो एवरीवन। आपके एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड जो चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसको करने में, बिकॉज इसमें आपके लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स एक साथ कवर हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 5वां क्वेश्चन ये है। बट आज हम आपको एक बात और बता दें, कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे दिखते हैं वो है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, स्पेसिफिकली स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए, लीगल सर्विस के लिए, गवर्नमेंट वाली तो पूछा ही पूछा, और सिक्योरिटी सर्विस के लिए ये आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इसके साथ अगर आप एग्जामेशन देखो तो एग्जामेशन टॉपिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जामेशन में भी जीटीए या जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सर्विसेज, या फिर अगर आप तीसरे में अगर आप जाते हैं तो जीटीए हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, व्हीकल के लिए जो आपका रेंट पे दिए गए हैं, ये सब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ठीक ठीक है, तो इन चीजों पे आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कर लीजिएगा। मिस्टर्स वैशाली एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। देखो, वैशाली एंड कंपनी है, मतलब ये कॉर्पोरेट है। सारे पॉइंट्स अभी निकालते हैं। ये एक कॉर्पोरेट है, नंबर 1। दूसरी बात, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक। कॉर्पोरेट नहीं आएगा, फिर ये वैशाली एंड कंपनी, सॉरी, कॉर्पोरेट हटाओ, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। इंडिविजुअल नहीं है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, याद रखना। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, याद रखिएगा। वैशाली एंड कंपनी बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। तो पार्टनरशिप फर्म कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाती है। जहां जहां बॉडी कॉर्पोरेट आता है वहां आपको याद रखना होगा पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एक्सक्लूड हो गई है वहां से। ठीक ठीक है सर जी। और ये इंगेज है किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग का काम करे इन द स्टेट ऑफ केरला। स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी नहीं है। आइए, द फर्म बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑन 10th ऑफ जुलाई। इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th ऑफ अगस्त एंड वाज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 14th ऑफ अगस्त। देखो, रजिस्ट्रेशन का एक सीधा रूल होता है बाबू, कि जिस दिन आप बिजनेस कर रहे हैं, एज लाइक आप बिजनेस करते जा रहे हो, इस डेट को आप गेट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो गए। मतलब लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड क्या हो गया कि इस डेट के दिन आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस किया होगा, 20 लाख का, 10 लाख का, 40 लाख का, जो भी थ्रेशोल्ड आपको लगता होगा, ठीक है। तो एक रूल कहता है कि इस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर, यहां से मान लीजिए 30 डेज आता है, तो इससे 30 डेज के अंदर अंदर आपको किसी भी डेट को एप्लीकेशन दे देना है भाई साहब, एप्लीकेशन दे देना है फॉर रजिस्ट्रेशन। भाई आप एप्लीकेशन दे दो खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक। मान लीजिए आपको एप्लीकेशन ग्रांट यहां आती है, एप्लीकेशन का आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, कि ग्रांट हुआ आपको रजिस्ट्रेशन, ग्रांट होता है रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए इस डेट पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस डेट को मिलता है। तो अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा, तो जिस डेट को आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड थे ना, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां आ जाती है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां आ जाती है, ठीक ठीक है। जिस डेट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस डेट से नहीं रजिस्टर्ड माने जाएंगे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस डेट को आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो गए थे वहां मानी जाएगी। और इससे इस डेट तक, जब तक आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, तब तक के लिए आप टैक्स इनवॉइस का भी इशू कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन मिलने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर आप टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू कर सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। दूसरी बात, अब आप देखिए ब्लैकिंग। अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया, 30 डेज के बाद लेट्स से 35th डे को आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट बाद में किसी भी डेट को हो रहा है ना, तो जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, ग्रांट हुआ है, उस डेट से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक ठीक है सर। अब आते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में, जहां पे बोल रहा है कि फर्म लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन 10th जुलाई को हुई थी। तो सर 10th जुलाई से आप 30 डेज काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, काउंट तो कर सकते हैं हम। जुलाई में कितने दिन हुए? सर जुलाई में 31 का मंथ होता है, 31st जुलाई तक आती है। बेटा स्पीड मैनेज करनी पड़ेगी आपको, स्पीड तेज लग रही है फिर भी मैनेज करो। 10th जुलाई का है, तो सर 21 डे जुलाई में बचे, और सर हमें 30 डेज तक का ही टाइम पीरियड मिलता है। सर 9th डे आपको अगस्त में मिले, मतलब अगर हम 9th ऑफ अगस्त तक अप्लाई कर दें रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज, जिस दिन हम, देखो यहाँ पे एक बार देख लो, ब्लू इंक नहीं ग्रीन इंक देखिए, आप जिस दिन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए, इसके 30 डेज मतलब 9th ऑफ अगस्त तक अगर आपने अप्लाई कर देता, तो आप जिस डेट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए थे, मतलब 10th ऑफ जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता। लेकिन आपने अप्लाई किया है 10th ऑफ अगस्त को, आपने 30 दिन के बाद अप्लाई किया है,
तो जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपने 30 दिन के बाद अप्लाई किया था तो आपको 14 अगस्त को आप रजिस्टर्ड माने जाओगे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से हो गई? 14 अगस्त से। ठीक है, यस सर, क्लियर है। इस पे सर एमसीक्यू भी होगा, आपको देखिए एमसीक्यू भी है। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेसर्स वैशाली एंड कंपनी आपका क्या माना जाएगा? 14 अगस्त माना जाएगा। ये याद रखना बाबू, 30 दिन है और इस तरीके से कैलकुलेट करना। सीधे 10 जुलाई से, सीधे ये गलती मत करना कि 10 जुलाई से 10 अगस्त तक अंदर अंदर है तो 10 जुलाई कर दें। जी नहीं, ये पूरा आपको इस तरीके से कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। देखो 5 मिनट लग गए इतना सा पढ़ाने में बाबू। केस बेस्ड सिनेरियो ऐसा है, आपसे खुद से करने जाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। द फर्म रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम एल ट्रिटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्सपो। इट रिसीव द कंसाइन। चलो एक सेकेंड, आपको एक पॉइंट हम इंपॉर्टेंट चीजें कुछ लिखवाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ लिखवाना चाहते हैं आपके बुक मार्जिन पे या पेन पेपर कॉपी कुछ भी लेके एक बार लिख लीजिए। आरसीएम लगता है स्पॉन्सरशिप सर्विस पे। स्पॉन्सरशिप सर्विस पे, स्पॉन्सरशिप सर्विस पे सर आरसीएम कब लगता है? कोई भी पर्सन दे रहा हो, कोई भी पर्सन दे रहा हो, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, बॉडी कॉर्पोरेट को या फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई भी पर्सन दे रहा है तो ऑलवेज आरसीएम आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा एनी पर्सन। अगर फर्म देती है या बॉडी कॉर्पोरेट देता है तो भी अगर रिसिपिएंट, अगर सर्विस का रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी तो हमेशा आरसीएम आएगा। आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और स्पॉन्सरशिप सर्विस भले ही आपको किसी कंपनी से मिल रही हो, इट इज इररिलेवेंट, आपको स्पॉन्सरशिप सर्विस पे ऑलवेज आरसीएम आएगा, ये आपको याद रखना है। एक छोटा सा दूसरा इंपॉर्टेंट हम सेकंड एंट्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है वो भी बता देना चाहेंगे। ये होती है सर सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, ठीक है सर जी, सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में सर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कहा गया है कि सिक्योरिटी सर्विस, अगर सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोवाइडर की बात करें, एनी पर्सन अदर देन बीसी, ये चीज यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे बोला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ पे आपका क्या था? अगर सर्विस प्रोवाइडर बीसी है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर बीसी है तब ये रूल नहीं लगता है आरसीएम। अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है जो सर्विस किसी को देता है फॉर द पर्पस ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर, सिक्योरिटी सर्विसेज में पर्सोनल, पर्सोनल को देता है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर क्या आ गया? आपका इंडिविजुअल भी आ गया। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी एनी पर्सन अदर दैट बॉडी कॉर्पोरेट अगर पर्सोनल एज अ सिक्योरिटी देता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो वहां पे भी आरसीएम आता है। इसका मतलब अगर सिक्योरिटी सर्विस, चलो हम कंफ्यूजन की बात बताते हैं, अगर सिक्योरिटी सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट देता है तो सर वहां पे आरसीएम नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शन भी है, वो भी आप देख लेना बुक से। बहुत टाइम उतना नहीं है कि हम आपको सब कुछ बताएं अभी, या चलो आपको हम यहाँ बता ही देते हैं सर। या तो फिर अगर आप डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, लोकल अथॉरिटीज को देते हैं, गवर्नमेंट इन एजेंसीज को देते हैं जो केवल टीडीएस और टीसीएस के लिए है, या तो फिर किसी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं जो कंपोजिशन के अंदर है तो आरसीएम नहीं आता है। ठीक है, ठीक है सर जी। बस ये चीज याद रखो कि बाबू सिक्योरिटी सर्विसेज का केस है, कहाँ गया? सिक्योरिटी सर्विसेज का केस है तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर दिया तो आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप अगर बॉडी कॉर्पोरेट भी दे रहा है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी आरसीएम आ जाएगा। इस एंट्री को आप चाहिएगा तो अपने बुक से एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, it received consignment from Messrs. Safe Logistics, a GTA, which charges 6% each CGST as GST for its service. It also provides security service from Prompt Agency Private Limited. भैया also received है, सॉरी, इसने सिक्योरिटी ले ली है प्रॉम्प्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। हमने बताया ना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट आपको सिक्योरिटी सर्विस देती है तो चाहे पर्सोनल दे रही है, कुछ भी दे रही है, कहीं से आरसीएम नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आरसीएम की बात नहीं की जाएंगी। और ये जो जीटीए है ये 12% चार्ज कर रहा है, तो 12% वाला जीटीए भी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाता है, आरसीएम नहीं जाएगा। लेकिन स्पॉन्सरशिप सर्विस जो इन्होंने क्या किया, रिसीव की है, अगर रिसीव की है स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म में तो ऑलवेज आरसीएम आता है, तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब आइए फिर पढ़ते हैं। द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन लेवी एंड इट्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वाज 14 लाख, आउट ऑफ विच
taxable supply amount to rupees 10 lakh and exempt supply would be amount to be 4 lakh rupees। भाई साहब अब यहाँ पे आ गई थोड़ी इंपॉर्टेंट बात। कंपोजिट है, क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ में जो 18 तक इनको अपना रिटर्न देना होगा टैक्सेस के साथ। तो बाबू एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर है ये है मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर के लिए कहा जाता है टर्नओवर इन स्टेट का 0.5% CGST और 0.5% SGST जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही से ट्रेडर होते ना, देखो हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को क्यों लिखा, यहाँ मैन्युफैक्चरर क्यों हमने गैप किया। अगर यही ट्रेडर होते तो ट्रेडर के लिए क्या हो जाता है, ट्रेडर के लिए लॉ में वर्ड है टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। क्या है सर, टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए टर्नओवर इन स्टेट है। तो इनका टर्नओवर में क्या आता है, टर्नओवर बोले तो इंक्लूड एग्जेम्प्ट टर्नओवर, इंक्लूड एग्जेम्प्ट टर्नओवर। तो यहाँ पे इनका जो टर्नओवर है ये 14 लाख रुपीज है। तो सर जी ये 14 लाख रुपीज का 1% अगर आप देखें तो ये इनका टैक्स इनका लग जाएगा जो आता है 14,000 रुपए, मतलब CGST 7,000 रुपए जाएगा और SGST 7,000 रुपीज जाएगा। आगे बढ़ के हम आपको ये बताना चाहेंगे अगर ये ट्रेडर होते तो क्या होता। तो सर जी टैक्सेबल सप्लाई अमाउंट रुपीज 10 लाख, एग्जाम सप्लाई 4 लाख, केवल 10 लाख रुपीज पे सर टैक्स लगता। 0.5% CGST, 0.5% SGST, मतलब 5,000 रुपए का ही CGST और SGST अलग अलग आता है, टोटल 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। 4 लाख पे तब टैक्स, एग्जाम्ड टर्नओवर पे तब टैक्स नहीं लगता है। ठीक है सर। देखो इतना आप खुद से करने जाते हैं ना तो कितने पन्ने और कितने सेक्शन आपको देखने पड़ते हैं। मैंने सब चीजें आपके लिए अरेंज करके यहाँ पे ला दी हैं। The firm made a supply of equipment to an unrelated limited company in the month of October having market value of 12 lakh, wholesale value 13 lakh, maximum retail price 14 lakh. However, the transaction would be made 11 lakh. कोई नई बात नहीं लिखी है। देखो ये गुड्स था जिसको इसने 11 लाख रुपए में अपने किसी अनरिलेटेड, कोई रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, किसी को 11 लाख रुपए में गुड्स बेच दिया। अब इस गुड्स की मार्केट प्राइस 12 लाख तो हुई और जो दूसरी रिटेल प्राइस 14 लाख थी, लेकिन इसने बेचा 11 लाख रुपए में। तो सर हम वैल्यूएशन रूल तो यहाँ लगाएंगे नहीं, डिक्लेयर्ड वैल्यू को ही मान लिया जाता है। डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी है, इन्होंने बताया कि भैया हम 11 लाख रुपए में बेचे हैं, तो ठीक है, कोई स्कोप ही नहीं बनता है कि हम 11 लाख को ना माने, कोई मेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो है नहीं कि हम वैल्यूएशन रूल लगाए। तो भाई साहब मान लिया जाएगा कि आपने 11 लाख रुपीज में ही बेचा है, इस गुड्स की कीमत 11 लाख रुपए, इस इक्विपमेंट की कीमत 11 लाख रुपए मान ली जाएगी। इस पे कोई क्वेश्चन है क्या, देख लें। देखिए, determine the value of supply of equipment under section 15(1) of CGST Act 2017 made by Messrs Vaisali Company in the month of October। तो भाई साहब 11 लाख ही इसकी वैल्यू मानी जाएगी, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, 11 लाख, ठीक है। और ये 14 अगस्त आंसर आपका आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं सर, 3 पढ़ लें क्या, या आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 5.2 कहता है among the service availed by Messrs Vaisali which of the following service are taxable under reverse charge mechanism। कौन सी सर्विस RCM के अंदर आती है, देखते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंपनी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट आपने लिया कोई मतलब नहीं, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है तो ऑलवेज RCM आएगा, मतलब सर यहाँ पे RCM लग जाएगा। दूसरा कहता है जीटीए सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम द सेफ लॉजिस्टिक, जीटीए मेरा 12% से टैक्स बन जाता है इसलिए RCM नहीं आएगा। और सिक्योरिटी सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, हम अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से सिक्योरिटी पर्सनल लेते तो सर RCM आता वो, तो यहाँ पे भी सर RCM की बात नहीं होगी, यहाँ पे हम बॉडी कॉर्पोरेट से NCM लगेगा। RCM सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में लगेगा, ए में लगेगा, पॉइंट नंबर 1 आपका आंसर सही आ रहा। ठीक है सर। क्वेश्चन पढ़े, द फंड बिलेटेडली पेड टैक्स अमाउंटिंग ₹40,000 फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर ऑफ 9th Feb टू द सक्सीडिंग ईयर। ओके चलो अभी इस पॉइंट को भी फिर से पढ़ाते हैं आपको। All the amount given bill above are exclusive of taxes whenever applicable. All the supply transferred above is intrastate supply unless specified otherwise. Based on the following information given above, choose the most appropriate answer for the following questions. हमें क्वेश्चन के आंसर्स देखने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर अंडर CGST और SGST लॉ। हमने देखा CGST और SGST के लिए सितंबर एंड का क्वार्टर 14 लाख के हिसाब से हम निकाल लिए सर, 7,000 CGST और 7,000 SGST जाएगा सर, 7,000 ईच मेरा आंसर आएगा। उसके बाद कहता है कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू बी फॉर द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। सर बिलेटेड पेमेंट टैक्स क्या हम किए 40,000 रुपए का, दिसंबर क्वार्टर था सर, हमको 18th of January तक इसका पेमेंट कर देना चाहिए था, हम नहीं
9th ऑफ फेब को पेमेंट किया, तो सर हमको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सर 40,000 रुपए का 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 365 दिन। कितने दिनों का सर? देखो जनवरी में कितना लेट किया सर, तो जनवरी में आप 31st माइनस 18 कर दीजिए प्लीज, प्लीज बाबू करो। 31st माइनस 18 आ गया है 13 दिन जनवरी के प्लस 9 दिन फरवरी के, 13 प्लस 9 डेट इज 22 डेज का सर हमको इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे 22 डेज करते हैं। 40,000 का 18% डिवाइड बाई 365 इंटू 22 डेज, सर 433 रुपीज .97 सर मेरा इतना इंटरेस्ट का आंसर आएगा। सर मेरा 434, सर मेरा 434 इंटरेस्ट लगना चाहिए, 434 सर मेरा इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये 15 मिनट के अंदर मैंने किसी तरीके से कंसेप्ट खत्म करने की कोशिश की है बेटा। वेरियस कंसेप्ट आपके यहाँ आ गए, वेरियस कंसेप्ट आपने इसको में कवर कर लिए हैं और आज आपका 5th भी हो जाता है। डेली कोशिश कर लो यार, डेली 15 मिनट के ही लेक्चर्स जा रहे हैं, आपका जीएसटी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। केस बेस्ड सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और आपको ये सिर्फ इसी में नहीं, अदर एमसीक्यू में भी ये छोटी छोटी और मोटी बातें हमेशा सहयोग देंगी। इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए अभ्यास सीरीज तो है ही, साथ साथ हम सोच रहे हैं अभ्यास सीरीज जिस तरीके से सेम इनकम टैक्स की है वैसे ही जीएसटी की भी प्रिपेयर कर देंगे। तो इसके लिए आप अपना कमेंट दे दीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड है हमारे अभ्यास सीरीज में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी की भी अभ्यास सीरीज मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।